अध्याय में आपने जन बारे में हमने पढ़ा, मानव एक आयु तक पहुंचने के बाद ही अध्याय में आप अध्याय 6 में आप मानव अध्याय में हम हार्मोन में चर्चा करेंगे। कांड हो जाता है 7.1 किशोर अवस्था एक आरंभ। तो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। मैं हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वह एक वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछे आने से जोकर या कार्टून नजर आ रहे थे। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आ जाती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। ठीक है, एक समय आता है जब बच्चा 10 या 11 साल का हो जाता है, तो उस समय उसका यौवन हो जाता है। शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है? जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है? वृद्धि एक प्राकृतिक परिक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आ जाती है, किशोर अवस्था या अडोलसेंस कहलाती है। तो किशोर अवस्था क्या होती है? किशोर अवस्था जीवन काल की वह अवधि होती है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। उसे किशोर अवस्था या एडोलसेंस कहते हैं। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स यानी 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होते हैं, किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। किशोर अवस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। पहेली और बोझों का एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछों का आना किशोर अवस्था के लक्षण है। वे यौवन आवरण में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन होता है लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियां हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम चार्ट बना सकते हैं कि हमारे जो क्लास है उसमें लड़कियों की और लड़के की जो आयु है उसमें जो लंबाई है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 8 वर्ष की में इतने प्रतिशत हुई, 9 में इतने हुई, ठीक है, 10 में इतने प्रतिशत हुई, 11 में इतने प्रतिशत हुई। इस तरह से वृद्धि होती जाती है। ठीक है, ये ग्राफ हम बना सकते हैं वृद्धि का कि किस तरह से ग्राफ जो है वो बढ़ता है एक उम्र तक, लेकिन फिर स्टेगनेट हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है।
कुछ यौवन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ, परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। पहेली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग में वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इस वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार भी आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों और शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौवन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला हिस्सा चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अतः किशोर अवस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। अगला है स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है? यौवन आरंभ में स्वर यंत्र या लैरिंग्स, मानव में स्वर यंत्र कौन सा होता है? लैरिंग्स होता है, में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। ये इसमें दिखा रखा है। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है गर्दन में, ये होता है एडम्स एप्पल या कंठमणि, जो बहुत से लड़कों में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारतम्य वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या घबराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। मेरे अनेक सहपाठियों की फटी आवाज है, अब मैं जान गया हूं ऐसा क्यों। संवेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोर अवस्था में संवेद यानी पसीने एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां या मुहासे आदि हो जाते हैं, यानी इस उम्र में फांसे जो पिंपल्स हैं वो बहुत ज्यादा निकलते हैं। जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में चित्र 6.1 एवं 6.3 में दर्शाए गए मानव जनन अंगों का पूर्ण अवलोकन कीजिए। यौवन आरंभ में नर जनन अंग क्या था? वृषण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण में शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है और अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन भी आरंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शरीर वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। अगले है गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। आपने अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवा अवस्था में लड़कियों में सपनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर बाल
उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा पीढ़ी के क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अर्थात जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके द्वारा श्रावित किए जाते हैं। यौवन आरंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन, जिसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, तो लड़कों में कौन सा हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने अभी भी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौवन आरंभ के साथ स्त्री हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अर्थात दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा होता है जो होती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला है 7.4, जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की क्या भूमिका होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह, यानी हार्मोन कैसे स्रावित होते हैं? हमारे ब्लड के थ्रू स्रावित होते हैं, जिससे वे शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंचते हैं। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी भी पढ़ा कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जन्म के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौवन आरंभ यानी 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है और सामान्यतः यह 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यौवन आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है। एक जो हमारी यूटेरस होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, अंडाणु यहाँ पे विकसित होते हैं, एक मंथ में यहाँ पे विकसित होते हैं, ठीक है। ये हमारा यूटेरस होता है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, अंडाणु विकसित होते हैं। तो अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल तक किसी एक अंडाशय में से निमोचित होते, जैसे 28वें दिन इसमें से निमोचित होकर कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में से यहाँ पे वो वेट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है, हमारे गर्भाशय की जो ये परत हो जाती है ये मोटी हो जाती है और इसमें क्या जमा हो जाता है, इसमें ब्लड जमा होना शुरू हुआ, ठीक है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे अंडाणु के निषेचन के पश्चात यूग्मनज को ग्रहण कर सके, ठीक है। यदि निषेचन हो जाता है, इन्हें शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं तो यूग्मनज को ग्रहण कर सके और बच्चा पैदा हो सके, इसके लिए क्या हो जाती है, दीवार क्या होती है, मोटी हो जाती है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित विस्तारित हो जाते हैं। तो यहाँ से ये भी नष्ट हो जाता है और यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, यहाँ से ब्लड रिलीज होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ऋतुस्राव यथा रजोधन बोलते हैं, जिसको हम पीरियड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। कोई महीना बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो पीरियड स्टार्ट होने की जो एज होती है वो 11-12 से 13 साल तक होती है। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, ठीक है। 28 से मंथ में एक बार पीरियड्स आते हैं। पहला ऋतुस्राव यौवन आरंभ में ही हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं।
लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज बोलते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव का चक्र अनियमित हो सकता है, लेकिन उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निकोचन होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। ठीक है, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हार्मोन्स के द्वारा। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है और गर्भाशय में विकास केंद्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, ये कैसे डिसाइड होता है? निषेचित अंडाणु अथवा यूनियस में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश देता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका सबसे निम्नतम इकाई है कोशिका। कोशिका केंद्र क्या होता है? केंद्रक होता है। उस केंद्रक में धागे जैसी संरचना इस तरह से क्या पाई जाती है? गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स रहते हैं? 23 जोड़ी, या फिर टोटल बोले तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी, यानी इनमें से जो 2 गुणसूत्र हैं वो क्या डिसाइड करते हैं? वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक्स एवं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र। ठीक है, एक एक्स है और एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है। परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र, दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, इस चित्र को देखो 7.4 को। इसमें शुक्राणु में या तो शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होगा या शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होगा। ठीक है, लेकिन जो अंडाणु होता है उसमें दोनों ही क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। इस अंडाणु में भी एक्स है, इस अंडाणु में भी एक्स है। जब शुक्राणु वाई शुक्राणु वाला एक्स के साथ मिलेगा तो क्या मिलेगा? एक्स वाई, जिससे क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। जब एक्स वाला एक्स के साथ मिलेगा तो क्या होगा? एक्स एक्स, जिससे क्या होगा? लड़की पैदा होगी। ठीक है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के द्वारा श्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारे कहाँ से जुड़ी होती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ये यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है वाली। ठीक है, पीयूष ग्रंथि वृषण अंडाशय के अधीन हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल ग्लैंड होती है। थायराइड जो होती है वो हमारी गले में होती है, जिसकी ठीक है, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो किसके ऊपर होती है? किडनी के ऊपर होती है। जो फियर एंड फ्लाइट वाला जो हार्मोन निकलता है, यानी लड़ो या मरो वाला जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से ही निकलता है। अग्नाशय के ऊपर अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, जिससे जो हार्मोन निकलता है। ठीक है, जिसकी वजह से शुगर या डायबिटीज की जो बीमारी होती है, जिसके ना निकलने से। ठीक है, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति यहाँ पे होती है और वृषण की स्थिति यहाँ पे होती है। थायराइड ग्रंथि की कमी से, यानी वो क्या है, वो हो जाता है गाइटर, जिससे घीवा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि का रोग है। थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है, जिससे गला फूल जाता है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। यदि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो गाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, जो हमारा अग्नाशय है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, जब मधुमेह से पीड़ित यदि कोई लोग हैं, मधुमेह यानी डायबिटीज कह लीजिए, ठीक है, डायबिटीज कह लीजिए या फिर शुगर की जो बीमारी कह लीजिए, वो किसकी कमी से होती है? यदि इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होता है तो डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो जाती है।
ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एड्रेनलिन नामक हार्मोन रिलीज करती है, जिससे क्रोध, चिंता या उत्तेजना की अवस्था या तनाव की अवस्था पैदा होती है, वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होती है। पीयूष ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? वो वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है। इसके आगे है कि कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र में कोकून करने में हार्मोन का क्या योगदान रहता है? ठीक है। तो हार्मोन का क्या याद है? हमने कायांतरण के बारे में पढ़ा था कि टैडपोल से कैसे वयस्क मेंढक बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। तो कायांतरण में भी थायरोक्सिन हार्मोन का बड़ा रोल होता है। जिस जल में आयोडीन की कमी पाई जाती है, यानी जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हो, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, तो टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं होगा। आगे है जननात्मक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? ठीक है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई का नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। किशोर अवस्था में पोषण की आवश्यकताएं होती हैं। किशोर अवस्था में संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार से हमारा क्या तात्पर्य है? भोजन में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, वसा हो, विटामिन हो, मिनरल्स यानी खनिज लवण हो पर्याप्त मात्रा में, उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। जैसे कि हमारे भारतीय जो भोजन है जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां ये सब है, वो एक क्या है? संतुलित आहार है। दूध भी अपने आप में एक संतुलित भोजन है, क्योंकि दूध में सारे कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ होता है। ठीक है। लोह जो आयरन तत्व होता है वो रुधिर का निर्माण करता है। इसमें पत्तेदार हरी सब्जियों में, गुड़ में, मांस में, संतरा, आंवले में, ये सब क्या है? किशोर के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। हमें जो चिप्स और पैकेट और डिब्बा बंद जो खाद्य हैं, जो यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। फिर है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन एक बार तो स्नान करना ही चाहिए। ठीक है। जिससे हमारे शरीर की जो गंध है वो मर जाती है और जीवाणु संक्रमण होने का खतरा है वो कम हो जाता है। ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हर यानी हमेशा हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड का इत्यादि का उपयोग करें, या आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। फिर है शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। ठीक है। शारीरिक व्यायाम करना भ्रांति और असत्य अवधारणाएं हैं कुछ। ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो गर्भवती हो जाती है, ये सब असत्य है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी हो, ये भी गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो वाई क्रोमोसोम्स है वो किस में होता है? वाई गुणसूत्र सिर्फ लड़कों में होता है। ठीक है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है, ये भी गलत धारणा है। उसके बाद है कि नशीली दवाइयों या ड्रग्स का जो सेवन है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। ड्रग्स जो है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, उसकी आदत पड़ जाती है, उसको हमेशा मैं ही कहना चाहिए, ड्रग्स नशीले पदार्थ ही। उसके बाद हम एड्स के बारे में पढ़ते हैं। एड्स जो है वो HIV नामक खतरनाक वायरस के द्वारा होता है। वो वायरस का जो संक्रमण है वो माँ के दूध से भी हो सकता है। ठीक है। या फिर जो किसी को एड्स हो रहा हो उससे उसको यूज सिरंज से या फिर ब्लड डोनेशन से भी हो सकता है। लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ये था हमारा चैप्टर। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। जो भी यदि मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, बाय।